हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो फाइनली आपका फिजिक्स का क्लास 12th का टर्म 1 का पेपर हो गया है, जो कि मेरे सामने है। तो चलिए साथ में देखते हैं पेपर का लेवल क्या था और कितने क्वेश्चंस आपके ठीक है, कहाँ आपने गलती कर दी। तो आप इसको एज आंसर की भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या था और आपका पेपर कैसा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने सेम पैटर्न में आपको 3 मॉक टेस्ट कराए थे और मैंने कहा था इससे आप पैटर्न का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई। तो अगर रिपल्शन होना है तो दोनों पे सेम चार्ज रहेगा, मतलब वाई भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर जेड इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जेड जो है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा। दूसरा इंडक्शन से हो सकता है कि जेड पे जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया हो, नेगेटिव दूसरी साइड चला गया हो, तो आपका न्यूट्रल या पॉजिटिव। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, सी जाएगा, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव। उसके बाद अगले में कह रहा है इन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेस्ट स्फीयर आर स्प्रेड दिस ये चार्ज आ गया। तो दोनों को एक बार पास ला के दूर किया गया, तो क्या पॉसिबिलिटी है चार्जेस की। तो यहाँ पे वही आपका पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी के लिए याद रखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वो फॉलो करेंगे। तो ऊपर चार्ज कितना था 538 -3, नेट चार्ज आपका था +5। तो नीचे +5 किस में बन रहा है ये देख लो आप। इसके अंदर 5 और 1 6 बन रहा है, इसमें 6 1 माइनस इसमें 5 बन रहा है। उसके बाद यहाँ आपका 4 और 5 और 4 9, यहाँ भी आपका 4 बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यूज, ओके। यहाँ पे है +5 ही, -8 ही और 7 ही। तो यहाँ पे आपका बन रहा है +8 -1 4, तो ये कट गया। 6 6 12 और ये आपका +5 बन रहा है। यहाँ देखा जाए तो आपका ये बन रहा है, हाँ ये देखो। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसमें भी 5 बन रहा था लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट में है और पॉइंट में चार्ज नहीं हो सकता, होल नंबर मल्टीपल होता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला देखो, अगला है आपका, ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब एंड गेन्स इतने इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है, 1 कूलम्ब चार्ज पहले था। अब इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इतने से उस पर क्या चार्ज आने वाला है, तो ये आएगा माइनस दिस इंटू एक पे चार्ज, तो 5 इंटू 10⁻18 की मल्टीप्लाई करनी है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻23 से, तो सॉरी 10⁻19 से। तो यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, 5 इंटू 18 से 19 कट गया, 10⁻1, 16×5 = 80। तो ये आपका आ रहा है 80 और एक माइनस बच रहा है, मतलब 0.80 आपका माइनस में ये चार्ज है इसकी वजह से। और 1 कूलम्ब पहले था, उसमें से माइनस 0.80 रहा तो +20 बचा, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किरचॉफ फर्स्ट रूल ये कह रहा है, सेकंड रूल ये कह रहा है सिंबल्स यूजुअल मीनिंग, तो किस पे बेस्ड है। तो ये भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपका डी आंसर यहाँ पे बेस्ट जाएगा। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड बाय एट 110 वोल्ट। तो भाई अगर वोल्ट चेंज कर दोगे, पहले आप वो निकाल लो यहाँ पे कि इसका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है V²/R। तो यहाँ पे या तो वैसे रेशो से भी निकाल सकते हो कि V², P इज प्रोपोर्शनल टू V² था, तो यहाँ पे P1/P2 जो है वो V1/V2 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये भाई आपका रेशो जो है 110 हो गया, मतलब 220 से 110 हो गया, मतलब 2:1 का रेशो है। तो पावर का रेशो क्या आएगा 4:1 का, मतलब 4 टाइम्स कम हो जाएगी पावर। तो 100 वाट से कितनी रह जाएगी, 25 वाट रह जाएगी। तो यहाँ पे अगर 50 वाट ऑप्शन में देता तो काफ़ी बच्चे गलत कर देते। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मेटल्स की तो पॉजिटिव होती है भाई, तो आपका आंसर आएगा सी, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू वायर्स करंट कैरिंग I1 एंड I2 लाई वन स्लाइटली अबव द अदर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रीजन ऑफ वर्टिकल अपवार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज। वर्टिकली अपवार्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी। तो आपको यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा, इसकी वजह से फील्ड निकालोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आएगी, यहाँ भी ऊपर, यहाँ नीचे, और इसकी वजह से निकालोगे तो इधर ऊपर आएगी, इधर ऊपर आएगी, और यहाँ नीचे आएगी, यहाँ नीचे। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली कौन सी है, ये वाली रीज़न है, रीज़न नंबर 2 सेकेंड वाली। ठीक है, देखो ईजी था, बिल्कुल सिंपल था।
उसके बाद ये कह रहा है टू पैरेलल कंडक्टर करंट कैरिंग दिस आर प्लेस्ड इतनी दूर इन पर द फोर्स वैक्यूम में इतनी दूर रखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको उनके बीच में बताना है। तो भाई प्रैक्टिस सेशन में दोनों में ही मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बस अप्लाई करना था और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना था। तो आपका जो है फोर्स का फॉर्मूला दो वायर्स के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कितना होता है, ये आपका आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सीधा वैल्यू पुट करनी, देखो याद होगा अब तो आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 बाई आर, 2I1I2 बाई आर। तो यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, I1I2 4 इंटू 10 कितना 40 अपॉन आपका आर कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 25 मान लो 100 पहले 1 0 और, तो इंटू आपका ये आ गया 1000। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। कितना आ रहा है ये 25 2.5 कितना आ जाएगा ये, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, अच्छा 2 नहीं लिया, 2 नहीं लिया हमने, ओके। या इंटू देखो भाई 2I1I2 है तो 2 नहीं लिया हमने, अब ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया, 42 ज़ा 80 आ गया आपके पास, कितना आ गया 80। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 3 ज़ा 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सीधा मैं लगा दूंगा D 3.2, बाकी पावर। तो ऑप्शन कितने सिंपल थे आप ये देखो, पूरा भी आपको सॉल्व करना नहीं पड़ा। ये कह रहे हैं इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर क्या लगाना पड़ेगा एमीटर के साथ, तो एमीटर के साथ हमें अगर उसको वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बनाना वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, उसे हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनाना है, तो उसके साथ हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे D। ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R is B1. The magnetic field at a point on its axis at a distance r from the center of the loop is B2. Then the ratio B1 upon B2 is magnetic field at center of a current carrying loop of radius r is B1. The magnetic field at point on its axis at diameter r is B2। तो आपको इनका वो निकालना है रेडियस। तो आपने जो है एक उसकी वजह से लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली होगी एक लूप के सेंटर पे, और उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो कि उसका रेशियो क्या रहेगा। तो देख लेते हैं भाई आपका B1 अपॉन B2, ओके। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई फील्ड का, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो वो देख सकते हो, ये म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2R² प्लस A² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला आपका। अब इसमें अगर सेंटर पे निकालना है तो आप जो है उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, एट ए डिस्टेंस R। तो यहाँ पे आपको अगर उसका रेडियस कितना है आप, अच्छा रेडियस भी R है और R पे निकालना है, ठीक है भाई। तो ये आपका फॉर्मूला है जब इसका वो A होता है आपका, ये लूप का आपका ये A होता है और R जो है वो दूरी है। तो यहाँ पे देखो हम सिंपली जो है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे भाई आपका फील्ड जो है वैसे निकालोगे आएगा म्यू नॉट NI/2R। तो म्यू नॉट NI/2R ये आपका हो गया उस पर, और अगर उस पर निकालोगे आप ये सेंटर पे हो गई। अब R पॉइंट पे निकालोगे तो फॉर्मूले में R की जगह वही रख दो, R तो ऊपर R² नीचे R² प्लस R² 2R², 2R² का रूट करोगे 2R, तो आपका √2, तो ये आ रहा है 2√2। देखो आप कॉपी पेन लेके सॉल्व कर सकते हो, जस्ट फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो मैं भी बस फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ। तो 2√2 और 2√2 इंटू 2 करोगे तो 2 2 ज़ा 4√2 और नीचे R³ और ये आपका नीचे तो आ रहा है 4√2 और यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है नीचे R और ऊपर आ रहा है म्यू नॉट NI। तो अब यहाँ पे देखो क्या आपका आंसर आ रहा है, देखो ये सारा ऊपर का ऊपर कट गया। अब ये आपका B1 है, B1 अपॉन B2 का रेशियो करोगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये 2 से 2 कट गया तो 2√2 आ रहा है, ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर चेक कर लेना है आपने यही लगाया था या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड दे रखा है जिसका टर्न्स है 600 टर्न्स, वो इतना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टर्न विद सेम लेंथ सेम रेडियस सेम मीडियम सब सेम है आपका, तो वो क्या होगा। तो भाई यहाँ सिंपल सा आपको पता है कि जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो सिंपल सा आपको एक रेशियो निकालता था L1 अपॉन L2, उसका रेशियो वही रहेगा जो इसका था टर्न्स का, जो कि कितना हो गया 600 से
500 हो गया, तो ये 6/5 हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा, तो 6 की वैल्यू 108 है, मतलब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 8 6 ज़ा 48 18, तो 1 की वैल्यू 18 है, 18 5 ज़ा आपका कितना आ रहा है 90, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा 90 मिली हेनरी। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है द RMS करंट in a circuit, the RMS current in a circuit is connected to a 50 Hz AC source is 15 ampere. The value of current in the circuit इतने सेकंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0। सबसे पहले तो आप पीक करंट निकाल सकते हो। यहाँ पे जो I की वैल्यू है, I0 की वैल्यू, वो RMS क्या होता है, वो I0/√2, तो I0 क्या हो जाएगा √2 IRMS, मतलब इसका √2 टाइम्स, तो आपका IRMS कितना है 15, तो 15√2 आपका I0 हो जाएगा, 15√2 याद रखना, 15√2। अब उसके बाद मुझे निकालना है इस टाइम पे, तो मैं एक I की वैल्यू निकालूंगा, वो फॉर्मूला क्या होगा I0 sin ओमेगा टी, और ओमेगा होता है 2 न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। I0 रखा 15√2 साइन ओमेगा टी 2 न्यू, तो 2 50 मतलब 100 और टाइम है आपका 1/600, तो 100 ये कट गया 6 टाइम्स, ये आ गया आपका π/6, π/6 होता है sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 रख के सॉल्व करोगे, √2 से 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स, ये आ जाएगा 15/√2, ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन AC एंड सोर्स इज π/2, तो इनमें से क्या हो सकता है। अब देखो π/2 का डिफरेंस या तो एक इंडक्टर देता है पाई फेज डिफरेंस, या फिर एक कैपेसिटर देता है, R उसके अंदर होगा तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ये वाला ऑप्शन है तो R और L रहेगा, तो वो आपका 0 और π/2 के बीच में बनेगा। ठीक है, अगला कह रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस, x मीटर में है, तो फील्ड निकालने इस पे, तो यहाँ पे मैं इसको वो है उसका वो कंपोनेंट निकालूंगा, क्योंकि ये सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसका x कंपोनेंट क्या आ जाएगा dV/dx करना है बस, तो ये आ जाएगा 3 2 6x, और x की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 6 वोल्ट पर मीटर, और ये आ जाएगा आपका वो पोटेंशियल जो है वो अपोजिट होते हैं दोनों डायरेक्शन, -dV/dx होता है, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग -x एक्सिस। उसके बाद अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, तो न्यूट्रल कंडक्टर रखा है, न्यूट्रल कंडक्टर रखा है, लेकिन उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो भी अपोजिट, क्योंकि ये है अगर इंड्यूस होगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा, और इधर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे फील्ड भी उसी हिसाब से बनेगी, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, अगर इस तरफ पॉजिटिव है, तो डी यहाँ पे आपका आंसर सही है। ये कह रहा है वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी, इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफेरेड टू x माइक्रोफेरेड, इफ द डिक्रीज ऑफ द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर दिस, वैल्यू ऑफ x बतानी है आपको। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि वेरिएबल कैपेसिटर है, 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, कैपेसिटेंस जो है वो 2 से x कर दिया, तो एनर्जी में चेंज आपका इतना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना आपको, E इज इक्वल टू हाफ CV², तो V में देखो कोई चेंज नहीं आया है, तो E और V C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे एनर्जी जो है उसमें डिक्रीज कितना आया है, तो आप यहाँ पे आई थिंक चेंज इन एनर्जी का ही लगाना पड़ेगा, E1 E2 नहीं लगा पाओगे, तो चलो हम डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये 2 से x गया है, ओके, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, E2 माइनस E1 कितना है 2 × 10⁻², और ये इक्वल आएगा आपका हाफ C1 V1² माइनस हाफ C2 V1², क्योंकि V तो नहीं चेंज हुआ, तो यहाँ पे आपका हाफ V² कॉमन आ रहा है, और दोनों में डिफरेंस आएगा, हाफ V² मतलब 200 का स्क्वायर, और इनटू जो है आपका यहाँ पे C माइनस मतलब x-2 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखो क्या रहेगा, तो ये आपका 2 से जो है 2 2 ज़ा 4 बाहर आ रहा है, और इस 2 और 2 से वो 4 कट जाएगा, सिर्फ 100 बचेगा, तो 100 × 100 10⁻4 है, और 10⁻4 है, और ये 10⁻2 है, डिवाइड में आएगा, तो ये 10⁻6 और इज इक्वल टू ये है x-2, तो x इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 + 10⁻6 हो रहा है x,
2 + 10⁻⁶ -6। तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाफ CV², ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गए सारे, 10⁻⁻6 हो गया तो x - 2। ओके, तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो कि x - 2, x में से 2 माइनस किया तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका 1 माइक्रोफेरेड बच रहा है। ये 2 भी तो माइक्रोफेरेड में था, यूनिट को कैसे भूल रहे हो। तो 1 माइक्रोफेरेड आपका आ रहा है, x में से 2 माइनस करने पे तो ये 3 माइक्रोफेरेड होगा, तभी तो डिफरेंस 1 माइक्रोफेरेड का आएगा। अगला देखो, ये कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। तो भाई यहाँ पे आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है और रेजिस्टेंस इतना है, तो करंट ही पूछ रहा है। करंट होता है चार्ज करंट होता है आपका चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम पहले चार्ज निकाल लेते हैं, कितना फ्लो कर रहा है मतलब करंट। तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V/R 200/100, तो ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। और 2 एम्पियर तो आपका 1 एम्पियर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर डायरेक्ट याद है तो रख दो, वरना फिर वो होते हैं 1 कूलम्ब/1.6 × 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करना आपको। तो ये आ रहा है आपका, ये 10⁻⁹ तो एज इट इज़ बन जाएगा। वैसे एक ही ऑप्शन है ये वाला, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये डिवाइड करोगे 2 को तो 1.4 आएगा, 4 आएगा तो 40, 16 × 38, 5 × 10⁻⁹, यही ऑप्शन है। उसके बाद इम्पीडेंस इन LCR सर्किट, तो फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, R² XL - XC² का √, ये होता है आपका। ये कह रहा है AC जो है, व्हेन एन AC वोल्टेज E = E0, दिस इज अप्लाइड करंट, दिस एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या आएगी। देखो, या तो आप एवरेज पावर का फॉर्मूला लगा दो जो कि होता है I0 E0/√2 कॉस थीटा होता है यहाँ पे। तो कॉस थीटा और ये थीटा है यहाँ पे, एक तरीके से आपका ये थीटा है, तो ये थीटा है अगर, तो इसके हिसाब से cos 90 विल बी 0। और वैसे भी बता दूँ, ये जो गैप आ रहा है आपका +π/2 का करंट हेड है, तो ऐसा जो है आपका रेजिस्टेंस वाले सर्किट में नहीं होता, ये आपका होता है उसके अंदर कैपेसिटर वाले सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव। तो उसमें वैसे भी पावर डिसिपेटेड 0, तभी उसमें वाटलेस करंट होता है। अगला ये कह रहा है करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स कब। तो करंट कैरिंग वायर जो है उस पर फोर्स लगता है आपका बिल साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आपका करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर होगी अगर, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। उसके बाद कह रहा था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इतना है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज भाई सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, ऐड हो जाती है एक तरीके से, तो यहाँ पे सबको ऐड कर दोगे 65 वोल्ट। ये कह रहे हैं ना DC सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी आउटसाइड द बैटरी। तो ये आपकी मान लो एक DC वो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ ऐसे चलता है करंट, अंदर जो है नेगेटिव से इधर जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव आउटसाइड, तो पहले इनसाइड का पूछा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो C आपका यहाँ करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दिस एट R इज E। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर शेल ऑफ रेडियस R विद टोटल चार्ज Q एट डिस्टेंस ऑफ R/2। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, KQ/R², तो KQ/R², और उसकी वजह से आएगी फिर उसकी वजह से तो KQ, उसके बाद आपका Q और डिस्टेंस है R/2, तो R/2 का स्क्वायर R²/4, तो 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो KQ कट गया, R² कट गया, ये आ गया 4 जो है 4 टाइम्स वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे 4E, तो 4ED आपका यहाँ पे सही आंसर जा रहा है। और एक तरीके से 4E भी नहीं जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2E आएगा आंसर। तो इसका आंसर जो मैं फिर से बता देता हूँ, ये 2E आएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज इतना, वेयर टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0.4G है, एंगल ऑफ डिप बताना है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल दे रखा है तो BHB
यहाँ पे क्या आता है, कॉस एंगल ऑफ डिप, तो यहाँ पे बी एच, तो यहाँ पे बी एच की वैल्यू रख दो, बी की रख दो, इसकी रखोगे 0.2, इसकी 0.4, तो 1/2, और कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे सी 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा था करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम इतना तो इतना एंड इन इतने टाइम, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। इफ इतना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ पे ये बताना है। तो इसमें 7 से 3 इन इतना टाइम, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, पूछा है ईएमएफ। अच्छा, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा भाई। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ई बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे ई निकालना है तो एम मतलब 0.5 इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा आई 7 - 3 4 अपॉन डेल्टा टी 0.046। तो यहाँ पे कितना आ गया, ई एम एफ 4 से 4 कट गया, अपॉन 100 ऊपर जाएगा तो 0.5 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.5 इंटू 100 करोगे 50 वोल्ट। तो नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है स्क्वायर शीट है साइड ए की जो एक्स वाई प्लेन पे ए डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इससे डिफाइंड है, तो निकालो आप। तो यहाँ पे भाई ये आपसे देखो ए डिस्टेंस पे डिफाइन है, तो जेड इज इक्वल टू ए हो जाएगा। वो स्क्वायर शीट ए डिस्टेंस पे होता है, जेड की जगह ए रखोगे, आ जाएगा सी ए स्क्वायर के कैप। और फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, ए क्या है आपका, वो है ए स्क्वायर के कैप, ए स्क्वायर के कैप ये है आपका। तो के कैप आपका 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सी ए 4, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है 3 चार्जेस आपके ये रखे हैं शोन इन द फिगर, तो बताओ क्यू पे आपका फोर्स क्या रहेगा। तो ये देखो, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों एक तरीके से रेक्टेंगुलर वेक्टर हो गए, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपका यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। अब F1 बराबर F2 है, बस साइन का फ़र्क है। तो यहाँ पे F प्लस F 2F स्क्वायर हो जाएगा, तो 2F स्क्वायर का अंडर रूट करोगे आएगा √2F, तो F का √2 मतलब √2 इंटू F जो था आपका Q नॉट बाय R मतलब A आपका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, फोर्स। तो KQ बाय R स्क्वायर, तो यहाँ पे √2 Q नॉट बाय A स्क्वायर आपका आंसर हो गया, मतलब ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है एक 3 न्यूटन कूलम का चार्ज है, क्यों इनिशियली रेस्ट पे डिस्टेंस पे रखा, R इज इक्वल टू 10 पे, और फ्रॉम दिस 5 न्यूटन कूलम। ओके, वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अब देखो पोटेंशियल में कितना चेंज आया है, उससे डिफाइंड होगा आपका वर्क। तो यहाँ Q में चेंज निकालने के लिए निकाल लो आपका पहले में से दो, मतलब कैसे भी माइनस कर लो दोनों को, लास्ट में हम साइन तो देख ही लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे KQ बाय आर लगाओगे, तो KQ तो कॉमन आ गया, 1/r माइनस, मान लो 1/10 माइनस 1/15 को करोगे एलसीएम 30, यहाँ 3 - 2 ये 1 आ गया, 1/30। और KQ की जगह क्या आएगा, तो K की जगह आ गया ये, और आपका Q की जगह आ गया 5, और 30 में आ रहा है 30, और बाय 100 आपका आ रहा है, तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा, तो ये 3/2 मतलब क्या आ गया आपका, 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ये आपका KQ बाय, हाँ, तो अभी तो V आया है ना, ओके। तो ये आपका आ रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर -9, और 2 ये आ गया -7। तो अब यहाँ पे ये इसको QV वाले फॉर्मूले में लिखना है, तो Q है +3, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 9 से 9 कट गए, तो देख ही नहीं रहे, 10 की पावर 2 आएगा सिंपली। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 उससे, नैनो कूलम, तो यहाँ पे दिस इंटू 3,
10⁻⁹ ये 7, ये 4.5। अब रही बात साइन की कि साइन क्या आएगा, आंसर तो हमारे पास आ गया कि ये भी हो सकता है, ये भी। अब देखो उसने बोला है वर्क डन बाय द फील्ड, कि फील्ड ने कितना काम किया, तो फील्ड ने तो भाई इसको पुश किया, इसके ऊपर मेहनत की, स्क्वायर पोटेंशियल से लोअर पे भेजा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव 4.5 × 10⁻⁷। अगला कह रहा है कार बैटरी इज चार्ज बाय 12 वोल्ट सप्लाई, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज़ इतनी, तो बताओ क्या होगा। तो भाई पता होगा एनर्जी बराबर होती है वर्क के, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला V = QV, तो यहाँ पे W = Q, फॉर्मूला क्या है, W = QV। तो वर्क डन ही एनर्जी होती है, तो यहाँ पे हमें तो क्या निकालना है, Q निकालना है, तो ये आ गया W/V। तो यहाँ पे V है 12, उससे डिवाइड करना था, 12 × 1 = 12, 0.6, तो 6 × 10⁴। अगले में कह रहा है स्टेट कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L, मास M is suspended horizontal plane by a pair of flexible strings, the magnetic field to remove the tension in the supporting strings, the magnitude of current। तो यहाँ पे फोर्स जो है वही टेंशन का काम करेगा, तो वो क्या होता है, बिल। तो यहाँ पे बिल उसी को ओवरकम करना पड़ेगा, तो टू रिमूव द टेंशन द सपोर्ट, तो टेंशन जो है वो किसकी वजह से, mg की वजह से, तो यहाँ पे I निकालने को कह रहा है, तो ये आ गया mg/bl। उसके बाद ये कह रहा है कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड आयरन रोड, अगर उसमें इंसर्ट कर दी जाए, सोलेनॉइड है तो ऐसे आयरन रोड इंसर्ट कर दी जाए तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा और सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, फ्लक्स सेंटर बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ हीटिंग वो नहीं बदलेगी क्योंकि वो करंट से चलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पे 32 कह रहा है सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएगा, ओमेगा होता आपका 2π मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई तो करंट पहले बढ़ा देन डिक्रीजेज। तो भाई आपको ग्राफ याद होगा कि करंट बढ़ा फिर घटाई, किसका, LCR का ग्राफ था, तो LCR जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे होने के, तो लाइकली ए आंसर चला जाएगा। फिर कह रहा है कि एन ई टू हैव यूजुअल मीनिंग, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भाई यहाँ पे तो आपका थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया था, तो ml/ne², A2 ये आपका जो है फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। अगला देखो तो ये कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्पीड का रेशियो इतना है, तो रेशियो ऑफ रेडियाई क्या रहेगा, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है उनका, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका QVB फोर्स लगता है mv², R जो है बराबर है, ओके V से V कट गया था, तो रेडियाई का पूछ रहा है, तो R आपका आता है mv/QB। तो यहाँ पे रेशियो स्पीड का दे रखा है और मास चेंज होगा, बाकी सब तो सेम है, चार्ज भी वो होगा, तो यहाँ पे आपका स्पीड का दे रखा है तो mv, तो m1/m2 मास, एक अल्फा पार्टिकल पे 4 टाइम्स होता है किसके, प्रोटॉन के, तो यहाँ पे पहले तो मास का ले लो 4, अगर ऊपर अल्फा ले रहे हो तो 4/1, वेलोसिटी का है 9/4, तो उल्टा है 4/9, उसके बाद चार्ज जो है उस पर कितना होता है +2, इस पर कितना होता है +1, तो नीचे आ जाएगा आपका 1/2, तो ये आपका कितना आ गया देख लो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की, फिर से कर लेते हैं एक बार। तो ये कह रहा है R = mv/QB, तो mv/QB हम यहाँ पे लगाएंगे, इसका ये निकालेंगे mv/QB, तो m जो है यहाँ पे कितना है, मास का रेशियो, एक प्रोटॉन एक अल्फा का कितना होता है भाई मास का रेशियो, तो प्रोटॉन का अगर 1 माने तो उसके मुकाबले अल्फा में
4 वो होते हैं आपके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मास का रेशो अगर ऊपर प्रोटॉन लोगे तो 1/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे शायद गड़बड़ हुई थी, उल्टा लिया था। उसके बाद वेलोसिटी का जो है वो दे रखा 9:4। अच्छा, उसके बाद जो है वेलोसिटी का हो गया। चार्ज, चार्ज का क्या आएगा, उल्टा है भाई। चार्ज का उल्टा है तो पहले नीचे आएगा एल उसका प्रोटॉन का 1, और उसके ऊपर कितना होता है भाई 2। तो यहाँ पे अब आपका ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 9/8 आ रहा है आपका। ठीक है, 9/8, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले में चलते हैं। अगले पे कह रहा है कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर इज केप्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन इतना टाइम। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना आपको कॉइल के अंदर। कॉइल का एरिया दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक 15 ओम का रजिस्टर है, 80 मिली हेनरी का इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और सारी चीज़ें दे रखी है। एक तरीके से आपका एलसीआर सर्किट दे दिया उसने, और आपसे पूछ रहा है इसमें कैपेसिटेंस बताओ। तो आपको पता है रेजोनेंस पे क्या होता है, ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी होता है आपका। तो उसी फॉर्मूले का आप यूज़ कर लो। ये होता है 2π/μ_L, ये बराबर है 1/2π/μ_c के। तो यहाँ पे अगर आपको सी निकालना है तो वो आएगा, ये सारा उधर चला जाएगा, 1/2π/न्यू, ये रिपीट हो रहा है मतलब स्क्वायर इंटू एल। इसको सोल्व करना है बच्चे, इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो आप वैल्यू रख लो। मैं ये कह रहा हूँ आंसर आएगा, देखो कैसे आएगा। अब आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, अभी थोड़ा जल्दी में है तो मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो 2π न्यू का स्क्वायर करना है। न्यू है 50 और एल है 80, इतना याद रहेगा। इतना याद रहेगा तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा। हमने बात की कि सबसे पहले हमें करना है 2π और इंटू 50 करना है। जो भी आया था इसका स्क्वायर करना है, ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 80 से, और ये मिली में है तो 3 के बाद पॉइंट। अब आपके सामने वैल्यूज़ है, देखो 7895683। मैं इतनी वैल्यू को लेता हूँ, 3 के बाद डेसिमल शिफ्ट करूँगा तो 7895.7 ले लेता हूँ, 7895.7। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 1/7895.7। अब आप खुद वैल्यू देख लो कितनी आ रही है। ये आपकी आ रही है 126। अगर मैं यहाँ तक ले लूँ तो आपकी ये बन जाएगी आपकी माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो 126.7 समथिंग आ रही है माइक्रो, और ये मैंने एवरेज लिया है। तो अब आपका ऑप्शंस की तरफ आप चलोगे तो देखो ऑप्शंस को ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पे आपका देखो भाई, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो खुद ही देख लो। ये आंसर आपका चला जाएगा 127 माइक्रोफेरेड। अब अगला देखो, ये कह रहा है फॉर ऑब्जेक्ट्स W, X, Y, Z, ये ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे W, X, Y, Z फिक्स्ड रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट एक्स और जेड जो है ये मिड पॉइंट पे हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by object W on the X is F. Okay, the magnetic force exerted by object W on Z is, तो यहाँ पे W जो X पे लगा रहा है वो है F। तो यहाँ पे आपको बताना है कि W Z पे कितना लगाएगा। तो देखो W जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय W। अच्छा, तो इसका इस पे फोर्स जो है वो कितना आएगा भाई। ये अगर आपका दोनों के बीच में साइड D है तो ये D/2, और इसका फोर्स कितना आएगा, सब पे प्लस Q चार्ज है तो KQ² बाय D² बाय 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक तरीके से आपको F दे रखी है। अब आपको इसकी निकालनी है, ये D है, ये D/2 है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, D² बाय 4 प्लस D, तो ये आ जाएगा 5D² बाय 4। तो 5D² बाय 4, तो √5D/2। तो ये इसकी साइड आ रही है, तो यहाँ आप निकालोगे अगर फोर्स तो ये आएगा KQ² बाय D। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5D² और ऊपर आपका 4। तो यहाँ पे देखो आप F की वैल्यू क्या थी, ये वाली, तो अपॉन में 5 आ रहा है तो F/5 आ रहा आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, B, F/5। उसके बाद आगे बढ़ो।
नेक्स्ट है भाई 38, ये कह रहा है टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ओके ओके, तो यहाँ पे भाई ये कह रहा है कि एक सेल है, उसके बाद एक सेल और है, ये कनेक्ट है एक आर रेजिस्टेंस से एक्सटर्नली। तो यहाँ पे करंट कितना ये ड्रॉ करेंगे, अगर ये ई है, ये ई है, ये R1 है, ये R2 सीरीज में है, तो ये आपका करंट का फॉर्मूला होता है ई प्लस ई, मतलब 2E अपॉन नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ये। लेकिन अब उसने एक बात बोली है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है R के अक्रॉस वो ज़ीरो हो रहा है, वो ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे V निकालोगे E वो ज़ीरो आएगा और वो होगा क्या आपका V माइनस आई R2। ठीक है, V माइनस आई R2। तो यहाँ पे आप जो है इज इक्वल टू ई एम एफ ई, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू, एक मिनट उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ये E माइनस आई R2। तो यहाँ पे आप रख दोगे वैल्यूज़ अगर, तो आपका ई आई माइनस R2 सारी वैल्यूज़ रख दोगे, आई की वैल्यू रख दोगे आप 2E अपॉन ये सब, और इसको सॉल्व करोगे तो एक तरीके से आ रहा है E। ठीक है, E आ रहा था आपका E 2E, वो वैल्यूज़ रखोगे 2E R प्लस R1 प्लस R2, और ऊपर आप वैल्यू रखोगे R2 आई R2, और इधर आपका E है, तो ये आप वैल्यूज़ रखोगे, एलसीएम लोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको R की एक वैल्यू मिलेगी इक्वल टू ज़ीरो रखोगे, E से E कट गया आपका, तो ये आ गया R प्लस R1 प्लस R2 इज़ इक्वल टू 2R2, और यहाँ से आप R की वैल्यू निकालोगे तो R2 उधर जाके माइनस, ये आएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 आ रहा है, तो है ऑप्शन में, है बिल्कुल है आपका, ये रहा R2 माइनस R1। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप गलत है, फॉर्म करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, एंड नहीं होती, एंटर होती हैं। The tangent at a point on magnetic field represents the direction of magnetic field at that point two magnetic field may intersect, तो ये भी गलत है, तो C यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये टेंजेंट ये बताता है। उसके बाद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इस नेटवर्क का बताना था, तो यहाँ पे देखो X और Y जो है इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपका R और R ये सीरीज़ में हो जाएंगे, तो R और R 2R, तो 2R यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगले में कह रहा है बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन द पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग दिस, तो इनिशियल पोजीशन पैरेलल है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, पैरेलल होगी मतलब एंगल की वैल्यू क्या आ गई ज़ीरो, तो टॉर्क विल बी ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये है आपकी पैरेलल, द टॉर्क एंड फोर्स दोनों ही क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो यहाँ पे अगले में कह रहा है टू चार्जेस इतना इतना आर प्लेस्ड एट दिस एंड एन एक्सटर्नल फील्ड इतना, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो एक्सटर्नल फील्ड दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आएगी भाई तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी कि टोटल जब सिस्टम नहीं बना था, जब भी ई थी, तो उसको चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ा, तो वो सब आपको निकालना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, यहाँ एक दे रखा है -12 पे, एक 12 सेंटीमीटर पे, यहाँ है तो ला के उसको रखा होगा, तो वापस की वजह से भी काम करना पड़ा होगा और फील्ड की वजह से भी, तो फील्ड की वजह से काम कितना करना पड़ता है, वर्क डन आपका QV होता है, तो QV कितना आएगा, तो B/R² है, बताया था कि अगर ये B/R² है, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोपोर्शनल R² के, तो V क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा B/R, ये आपका R के जो है प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ वैल्यूज़ रख के B की और R की निकाल सकते हो। जैसे R की क्या रखोगे 12 सेंटीमीटर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रखोगे, तो यहाँ B है आपका 1.2 ये आपका 1.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 12 करोगे, तो अपॉन 12 करोगे, ये कट जाएगा, आपका 10⁵ आएगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल 10⁵ आ गया। बस अब वैल्यूज़ निकालनी है आपको, अब सारी वैल्यूज़ को आपको बस प्लस करना है, तो एक बार देख लेते हैं आपकी क्या क्या आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी एक KQ वाली आएगी 9 इंटू 10⁹, और Q मतलब 14 4 तो 14 4 आपका 56 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन R, इन दोनों के बीच में कितना है 24, तो KQ/R, तो यहाँ पे 24 आ गया आपका, सेंटीमीटर है तो अपॉन 100 करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका प्लस यहाँ पे क्यू वी करोगे तो क्यू और वी अभी निकाला था हमने 10⁶, वो ऐसे ही इसका क्यू वी, इन सबको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आप सॉल्व करके इसका आपको कमेंट में ज़रूर बताना आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगर चलेंगे, कह रहा है 300 ओम का रजिस्टर था, कैपेसिटर था इतना, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू दिस। अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करना है तो आपका फॉर्मूला होता है, पहले आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, एक तरीके से इम्पीडेंस हो गया। वो क्या आएगा, अंडर रूट एक्सएल तो ज़ीरो है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, इसको सम करके रूट कर दो तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर आप जो है इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक और तरीका है, देखो एक्सएल जो है, एक्सी जो है वो क्या है आपका, वो होता है 2π/न्यू c, तो इससे आप निकाल सकते हो। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 2π/न्यू c, ये 2π/न्यू है 50 हर्ट्ज, और c भी है आपका 10 की पावर, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -6, तो 25/पाई, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे आपका ये 25 2 50, और ये भी 50 50 50 का स्क्वायर, और ऊपर से एक और स्क्वायर है लेकिन साथ में माइक्रो, तो 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 स्क्वायर है अपॉन आपका 50 50 50 है, तो 50 50 4 बार होगा तो 5 5 25, 625 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4, और ये है 6 2 12, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 से 12 गया, 10 की पावर 8 बची अपॉन 625, तो आपका हमने यहाँ से उठा लिया 625, 6 2 12, 1250, तो 1250 ये आपका अब जो है आर भी है प्लस 300, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपका हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू जो कि छोटी आए उसको इग्नोर करें तो यहाँ पे आपको आंसर कितना आ रहा है उससे, v/r मतलब 200/300, तो ये आपका 0 ये 0.66 कुछ आ रहा है। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ बढ़ेगा उससे, तो ये आपका हम रफली इतना आंसर लगा सकते हैं। बाकी आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया। कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट, तो ये सिंपल सा था। उसके बाद यहाँ पे अजर्शन रीजन आ गई, ये कह रहा है नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज जो है वो अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये फॉल्स और ये फॉल्स है, तो आपका डी आ जाएगा, दोनों फॉल्स है। फिर भी देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नहीं, फोर्स एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। उसके बाद कह रहा है कि द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, सही बात है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये कह रहा है व्हेन द रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स हो जाती है। बिल्कुल, द मैग्नेटिक मोमेंट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एरिया के, और एरिया जो है अगर करंट कैरिंग लूप है सर्कुलर तो आर का स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, तो ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, हायर द रेंज, जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना लो रेजिस्टेंस होगा, तभी वो हाई रेंज दे रहा है। उसके बाद तो इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, एडिशनल शंट सीरीज में नहीं लगाया जाता, वो पैरेलल में लगाया जाता है, तो हायर रेजिस्टेंस, तो ये सही है, सी की असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। अगर स्टेप अप ट्रांसफर कैन नॉट बी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफर, अगर गलत है, ये भी ट्रांसफर वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, ये भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे कह रहे कि पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस, तो अगर दूर चले जाओगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे और इसकी वजह से स्फेयर्स होते हैं। उसके बाद कह रहा है 4 चार्जेस -q प्लस q प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2l, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालना है। तो भाई देखो इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से डिस्टेंस निकाल लो, पूरा 2l है तो ये l होगा, तो 2l और l कितना आ गया 4l² प्लस l², 5l², तो √5l यहाँ पे आ रहा है √5l। तो यहाँ पे ऐसे दो हैं तो दो की वजह से निकाल लेंगे KQ/R, तो KQ/R करोगे तो ये आ गया -2 KQ/R, तो यहाँ पे ये आ गया -2 KQ/R। उसके बाद और R यहाँ पे कितना है √5l। उसके बाद ये +2 की वजह से L दूरी पे है, तो ये भी कितना आ जाएगा, L दूरी पे है तो 2, तो ये आ गया L 2 KQ/R।
एल। तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे √5 एलसीएम लोगे, दोनों को ऐड करोगे, ये √5 ऊपर भी √5, 2√5 -2, तो 2√5 -2, 2 कॉमन ले लिया। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब तुम सॉल्व करके इसको देख सकते हो। यहाँ पे बस इसको ऐड किया है, तो हम भी वैसे ही कर देते हैं कि KQ/L इसी से निकाल लेते हैं। KQ बाहर आ जाएगा, KQ/L, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/L, तो बाहर आ गया, तो 1 - 1/√5। तो ऐसा देखो KQL 1 - 1/√5। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, 1/, ये K आ गया, ये 2Q है ऊपर, इसमें 2L है, तो यहाँ इसकी वजह से आया था और इसकी वजह से आया था। तो यहाँ पे 2 कैसे आया, KQ/R है, तो R है 2L, KQ/2R, तो L, तो इसकी वजह से L, इसकी वजह से L, तो L ही है वो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है भाई इस क्वेश्चन का, फटाफट से बताओ इसका आंसर। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जब ये बताया पूरा प्रोसीजर, आपको बस उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है √5L, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें निकालना था पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो यही होता है KQ/R, तो KQ/R माइनस कर रहे हो, KQ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 1 - 1, वो √5 है, 10 कॉमन, KQ, इन्हीं में से एक आंसर आएगा, वो देख लेना कौन सा आ रहा है। यहाँ पे अगला केस स्टडी है, केस स्टडी में सारे सेटअप सा दे रखा है। उसके बाद कह रहा है आपसे ये द पॉइंट्स विद सेम पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल वाले कौन है, या तो ABC है, ये I है, या फिर ये HGH और ये G है। अब देख लो कौन सी पेयर है, तो ये दे रखी है FHG, तो FHG, तो ओके है, सेम पोटेंशियल है इनका और किसी का नहीं होगा। करंट थ्रू ब्रांच BG, तो BG के थ्रू आपको करंट बताना है कि इसमें कितना जा रहा है। तो करंट के लिए टोटल कितना आ रहा है ये पता होना चाहिए। तो ये R2 5, ये 5 5 10, और ये 10, तो कितना हो गया 5, तो 5 है, और EMF कितना है 5 है, तो 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है सर्किट से। उसके बाद दोनों रजिस्टर में कितना बट रहा है, तो ऊपर भी कितना है 10, 5 और 5 10 ओम है, नीचे 10 ओम, तो बराबर बटेगा, आधा इधर आधा इधर। तो यहाँ पे करंट टू ब्रांच BG कितना आया है, आधा आया है, हाफ, एक पूरे में से उसमें से कितना जाएगा, हाफ। उसके बाद पावर डिसिपेटेड इन R1, तो R1 में कितनी पावर लगी है, तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है VI। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जितना सेल का है 5, और करंट कितना है 0.5, तो 5 5 = 25, 2.5। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, तो यहाँ पे करंट तो ऊपर कितना आया है, करंट ऊपर आया 0.5, तो यहाँ पे 0.5 इससे जा रहा है। उसके बाद इस पे वो निकालना है, तो रेजिस्टेंस हमें पता ही है इसका, R3 5 है, तो 5 5 = 25, 2.5 वोल्ट इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये थे आपके पूरे पेपर के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्लियर भी हुए होंगे और आपने मैच भी किए होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा जिन क्वेश्चंस का मैंने सॉल्व करने को बोला, 1 2 क्वेश्चंस का, वो आप सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट में कर दोगे, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करके, तो वो भी आपके चेक हो जाएंगे। तो आई होप आपको पसंद आया हुआ सेशन। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो आगे भी वीडियोस आती रहेंगी और अच्छी चीज़ें आपके लिए की जाएंगी। तो थैंक यू सो मच।